जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार प्यून का जो टेस्ट चल रहा है, जो मैथ्स का जो 35 क्वेश्चन है, जिसमें टेस्ट नंबर 8 का आज आप सभी को हम डिस्कशन कराने वाले हैं। इस सेट में आपको जो भी दिक्कत होगा क्वेश्चन को लेकर के, या फिर किसी शॉर्ट मेथड का तलाश होगा, या फिर कोई क्वेश्चन में परेशानी होगा, तो इस टेस्ट सीरीज के पूरे वीडियोज को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल देखिए आप सभी के सामने कि 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। अगर 5 और 7 दोनों से अगर कोई संख्या विभाजित हो तो वो उसके एलसीएम किससे, 35 से विभाजित होगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये जो नंबर 650 है इसको डिवाइड करना है कितना, 35 से। और ये जो नंबर आपका 300 से 650 तक, तो नंबर बच कितना गया, 299। इसको माइनस करना है किससे, 35 से। लेकिन आपको जो भाग देना है ना, पूर्णांक भाग लेना है, पूरा टोटल का टोटल नहीं लेना है। इसको काटिएगा तो आपका 5 से 7 बार में, और ये कितना हो गया, 130। 7 से काटेंगे तो 18 दशमलव समथिंग आएगा। और इसको काटेंगे तो आपका 8 तिया 24, यानी कि 8 दशमलव समथिंग आएगा। तो 18 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो गया, 10। यानी कि 10 वो ऐसा संख्या है जो 5 और 7 क्या है, दोनों से पूर्णतः विभाजित है। अब आइए अगले सवाल में। ये सीरीज का सवाल है और बहुत ही शानदार और एक तरह से कहिए खतरनाक सवाल है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें सबको जोड़ना है। तो इसमें दो तरह का सीरीज है। एक सीरीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि 5 यानी 1 3 5 3 5 7 और 5 7 9 का है। तो पहले हम इस सीरीज को लिख लेते हैं जो सीरीज छोटा है, यानी कि इसका सम ऑफ नंबर लिखेंगे तो 1/1 गुना 4, जो कि देखिए छोटा सीरीज है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस 1/4 गुना 7, अब प्लस 1/7 गुना 10। अगर 20 पद तक जाना है, ठीक है, तो 20 पद तक जाइएगा तो हमको 10 पद यहाँ पे चाहिए। तो हम 10 पद अगर यहाँ से हम लेना चाहते हैं तो एक जो आपका जो अगला सीरीज है उसका बनेगा 1 गुना 3 गुना 5 और प्लस 1/3 गुना 5 गुना 7। और इस तरह से डॉट डॉट लास्ट का पद, लास्ट का ही पद आपको पता करना सबसे डिफिकल्ट बात है। तो लास्ट का जब पता करिएगा तो ये हो जाएगा 19, 21 और किसका, 23 का। और इसका जब पता करिएगा तो 28 का और किसका हो जाएगा, 31 का हो जाएगा। 28 का और किसका हो जाएगा, 31 का। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमको इसमें करना क्या है। तो सबसे जो बड़ा बात है कि सवाल को जितना शॉर्टली आपको दिमाग में कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये सवाल अगर आप पूरा लिख करके कैलकुलेट करिएगा तो संभवतः आप एग्जाम में नहीं कैलकुलेशन कर पाइएगा। तो जैसे कुछ चीज को शॉर्ट लिस्टेड कर देना है, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका सम ऑफ नंबर जो छोटा वाले सीरीज का है उसमें कॉमन कितना है, तो कॉमन देखिएगा तो 3 ठो कॉमन है। मतलब इसमें 3 का कॉमन है तो 1/3 कॉमन ले लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 1/1 माइनस 1/4। ऐसे डॉट डॉट पहुंचेंगे तो लास्ट तक भी आप लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं आप यहाँ से 1 और 4 का लिखे हैं तो 28 और क्या लिख सकते हैं, 1/31। तो यहाँ जो आगे जो आएगा नंबर, तो कोई प्लस में फिर माइनस में तो सब कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका कितना, 1/3 और यहाँ 1 माइनस 1/31, यानी कि बच जाएगा 1/3 गुना 30/31, यानी कि 10 बटा कितना हो गया, 31। लेकिन ये जो सीरीज है ये थोड़ा बड़ा सीरीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें तो हम आपको जोड़ के बता दिए। ये सीरीज को हम अगर जोड़ेंगे तो सम ऑफ नंबर जो हम जोड़ेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 का डिफरेंस 2 बार है, तो आप कॉमन लीजिए 1/2 इंटू 2। और पूरा में देखिएगा तो इधर से लास्ट वाला, इधर से लास्ट है, इधर से पहला, दोनों कट जाएगा। मतलब बचेगा 1 गुना 3 और माइनस 1/21 गुना 23। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 और इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 21 गुना 23। जब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 से देंगे तो 7 और 7 से करेंगे 7 या 21 के एक हाथ में 2, 7 दूना 14, 2 16 और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे 1/4/21 गुना 23 और यहाँ हो गया आपका 160।
जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा यानी कि 10/31। ध्यान दीजिएगा सब लोग, 10/31। यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। 31 अब प्लस यहाँ हो गया आपका 40/21 गुना 23। ठीक है, अब हम इस दोनों को यहाँ पे गुना कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा 3 3 3 यूनिट डिजिट तो आपका 3 3 वाला 2 ही ठो है, ये तो कट गया। और ऊपर में 0 0 वाला नंबर है तो जब हम जोड़ेंगे तो मेरा यही वाला नंबर आएगा 60 70। क्या आएगा 60 70। यानी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो बट्टा में आ जाएगा 14,973 और ऊपर 60 70। अब इसको ऑप्शन से छांटना पड़ेगा आपको क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला बात है। यहाँ पे ध्यान देना है 21 23 और 31 का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का मल्टीपल होगा। अब तीनों का मल्टीपल वही 14,973 आएगा तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या बी। तो इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे रहे हैं कि सीरीज में लास्ट नंबर आप पता कर लीजिएगा तो फिर आपका आंसर निकल जाएगा। लास्ट नंबर पता करने का एक ही तरीका है कि दोनों का डिफरेंस देखिए 3 3 का गैप है और जहां तक पहुंचेगा वहां तक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए 53। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7 17 27 37 शेष बचे। देखिए ये सवाल किसी भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो पहले देखिए कि भाग देना है 15 से और शेष बचेगा 7 में, यानी डिफरेंस कितना का है 8 का। अच्छा 25 से भाग देना है और शेष बच रहा है 17, ये भी डिफरेंस 8 का है। 35 से भाग देना है, शेष बच रहा है कितना 27, तो इसमें भी डिफरेंस 8 है। और देखिए 45 से भाग देना है, शेष बचा 37, कितना 8 हो गया। अब आपको भाग देना है किससे, तो 15 25 35 और 45 से। इसका क्या ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप जितना जल्दी निकाल सकते हैं आपका आंसर उतना ही जल्दी आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को एलसीएम निकाल के ही बता दे रहे हैं क्योंकि आप जब तक एलसीएम निकाल के नहीं बनाइएगा बढ़िया से सवाल आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 से 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में और 9 बार में। फिर देखिए 3 से 1 बार में, फिर आपका 3 बार में। देखिए 5 3 15 75 और 21, यानी कि 75 गुना 21 कर देंगे तो 21 25 105 का 5 हाथ में 10 और 21 7 147 10 157, यानी 1575 आ गया। लेकिन जो डिफरेंस आया इसका तो एलसीएम 1575 आया, तो ऑप्शन जब देखिएगा ना तो आपको 1575 दिख जाएगा लेकिन आंसर वो नहीं होगा। जो अंतर है ना उसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा आपका, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ यानी हो गया आपका 1567, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, तो बी में है। ये आपको ध्यान देना है कि जो डिफरेंस रहेगा इस तरह के सवाल में उसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 54 यानी चौथा सवाल बोला है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए जो भिन्न ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर ज्यादा उसमें डिजिट का फर्क हो जिसका एलसीएम नहीं निकाल सकते तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए। चूंकि जैसे भाग दीजिएगा तो इसको मान लीजिए कि 30 हो गया तो 7 चौका 28 0.4 आ गया। किसका वैल्यू, 3/7 का वैल्यू। उसके आगे तो समथिंग आएगा ही, हमको बड़ा चुनना है। अब 2/9 का करेंगे तो 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर 4/13 कर देंगे तो 0.3, उसके बाद भी डिजिट आएगा। और 6/11 कर देंगे तो 0 कितना हो जाएगा, 5, उसके समथिंग आएगा। हमको बड़ा चुनना है तो अप्रॉक्सी वैल्यू लेंगे। 7/9 कर देंगे तो इसमें हो जाएगा 9 से 63। आप खुद बताइए कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा है आपका 0.7 जो किससे बना है, 7/9 से। तो 7/9 ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। हालांकि इसका बहुत तरीका है कि आप डिफरेंस को इक्वल कर लीजिए, आप ऊपर वाले जो अंश का वैल्यू है उसको बराबर कर लीजिए, हर को बराबर कर लीजिए, लेकिन सवाल देख करके आपको डिसाइड करना है कि हमको कौन सा मेथड लगाए कि बहुत जल्दी हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, ये भी सीरीज का है लेकिन इसको पहले कैलकुलेट करिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना होगा, 1/2
अच्छा इसमें से घटाना है तो 3 में से घटा लीजिए 1 को, तो 2 बटा कितना हो गया 3। अच्छा फिर इसको घटाना है तो 4 में से 1 को घटा लीजिए 3 बटा 4। ऐसे डॉट 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 हम पहुंचेंगे तो लास्ट में कितना बचेगा आपका, तो बचेगा 19 बटा 20। एक चीज पे गौर किए, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, कटते कटते 19 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बटा 20, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है बट्टा में 20। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया, तो इसका आंसर हो गया 1 बटा 20। तो देखिए जब कैलकुलेट करिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमको यहाँ पे करना क्या है। आइए अगले सवाल यानी कि 56 नंबर। एक व्यक्ति के पास 5, 10 तथा 20 के नोट के रूप में कुल धनराशि 1575 है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। यानी कि 5 रुपया का नोट हो, चाहे 10 रुपया का नोट हो, चाहे 20 रुपया का नोट हो, इसका जो संख्या है वो क्या है, बराबर है। तो नोट है एगो इसका भी, एक ठो इसका भी, एक ठो इसका भी, लेकिन बोला कि मेरे पास जो पैसा वो कितना है 1575। तो एक काम करिए, पहले इसको इस नोट के नंबर को रुपया में चेंज करेंगे। तो रुपया में चेंज करिएगा तो 5 रुपया का एक नोट तो पैसा कितना 5 गो, 10 का एक नोट तो पैसा कितना 10 गो, और 20 का एक नोट तो पैसा कितना 20 गो। इसको गलती से काट कूट नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ रुपया है ना, तो रुपया का कंपेयर रुपया से कर देंगे। यानी कि 20, 10, 30, 5, 35 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1575। इससे वैल्यू निकलेगा 1 का। हमको बोला कि उसके पास कुल कितने नोट है, नोट की संख्या पूछा है, तो नोट है 1, 2, 3, 3 से इसमें गुना कर देंगे। अब देखिए 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 3, 1 और 5, 7 से कटेगा 4 बार में, 7 दिया कितना हो गया 21, यहाँ से कटेंगे 7 चौका 28, यानी 7 पचे 35, 45 में करेंगे 3 से गुना, 15 का 5 हाथ में 1 और 3 चौका 12 और 1 13। अब यहाँ ध्यान देना है सबको कि ये सवाल को आप बिना पेन उठाए भी आप बना सकते थे, बशर्ते एक ऑप्शन आपका टकरा रहा है। जैसे बोला कि तीनों प्रकार के नोट की संख्या, तो इसमें नोट का संख्या कितना है 3 गो, जो ऑप्शन 3 से कटेगा वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 115 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो इस दोनों में छांटना है। आंसर हो गया कितना 135। आइए अगले सवाल की तरफ। यह सवाल ध्यान रखना है सबको। यह सवाल में क्या बना हुआ है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉट 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 1/n इंटू, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ होगा n+1। ये बस आप लोग अपना सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि पहले ये भी एक सीरीज है, अब आपको समझना पड़ेगा सीरीज को। कैसे समझिएगा, ऐसे लिख सकते हैं 1/1 गुना 2, इसको प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4, ऐसे डॉट डॉट। आप ध्यान दीजिए कि 1/n गुना n+1, देख नहीं रहा है, 3 में 1 जोड़ने पे 4 हो रहा है, 2 में 1 जोड़ने पे 3 हो रहा है। अब इस सीरीज को हमको सॉल्व करना है। अब हम लोग करेंगे क्या, वो ध्यान देना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, चूंकि 1 2 कैल्शियम 2, 2 में से गया 1, प्लस 1/2 माइनस 1/3, ऐसे डॉट डॉट कहां तक पहुंचेगा 1/n माइनस 1/n+1। देखिए ये कट गया, आगे कटेगा, लास्ट तक कटते जाएगा, बचेगा कौन सा सीरीज, तो 1/1 माइनस 1/n+1, दोनों कैल्शियम कितना हो गया n+1, इसमें गुना करेंगे तो n+1 -1, अब यहां से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, n/n+1, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार अच्छे से इस सीरीज को पहचानिए, ये मल्टीपल में दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक वाला सीरीज है, तो ऐसे सीरीज को तोड़ के बनाया जाता है, क्योंकि अगर ये अरिथमेटिक होता तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये ज्योमेट्री का सीरीज है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर बताते हैं अगला सवाल।
आइए अगले सवाल की तरफ। 58 नंबर सवाल है। देखिए रूट में कोई भी सवाल रहे तो पहले स्क्वायर कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा। 1 प्लस n अपॉन 169 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 196। 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, और 13 का स्क्वायर 169। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम हो गया 169, यहाँ हो गया 169 प्लस n बराबर 196 बटा 169, दोनों कट गया। n बराबर 196 माइनस 169, 16 में से 9 हो गया 7, 8 में से 6 हो गया 2, यानी n का मान कितना आ गया 27, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। तो इस तरह से आप सवाल में पहले सोचना है कि हमको बनाना किस तरीका से है। रूट रहा तो स्क्वायर कर देंगे, सीरीज रहा तो मल्टीपल कर देंगे, ये सब टेक्निक आपको जानना पड़ेगा। आइए 59 नंबर 59 नंबर सवाल पे। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए 5 गो संख्या में अगर हम बात करें तो पहली 2 गो संख्या ले लिए और फिर लास्ट का 2 गो संख्या ले लिए, तो लास्ट का 2 संख्या लिए, पहला 2 संख्या, तो बीच में जो नंबर बचा वो तो तीसरी संख्या है और वही नंबर हमको निकालना है। ये तो बस जोड़ घटाओ जितना जल्दी कर लीजिए। अब हमको 5 संख्याओं का एवरेज 306.4 है, तो 5 में गुणा करेंगे 306.4 से, तो 5 दिया 1500, 6 5 30 और 5 का 20, यानी कि 1530 और 2 कितना हो गया 1532। बोला कि पहली 2 संख्या का एवरेज 81 है, तो 2 गो संख्या के लिए 2 गुना क्या कर देंगे 81, इसको माइनस कर लीजिए 162 को, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 6 हो गया 7, 4 में से गया 3, यानी 1300 कितना हो गया 70। ये तो पहली 2 गो संख्या माइनस कर लिए। अब इसमें से तीसरी संख्या निकालना है, तो तीसरी संख्या के लिए लास्ट का 2 गो संख्या माइनस कर लीजिए, तो 1370 में से लास्ट का जो 2 गो 38 है, तो 2 गुना 38 यानी कि 76 हो गया, 10 में से 6 हो गया 4 और 16 में से 7 गया 9, यानी 1294, जो कि ऑप्शन में तो नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो 27.5% कमी का मतलब, देखिए परसेंटेज निकालने का बहुत तरीका है। 55% का वैल्यू कितना होता है 11/20 और इसका हाफ कर देंगे तो 11/40। 40 में 11 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 29/40। देखिए कमी करने पर 87 प्राप्त होता है। 29 का मान कितना हो गया 87, इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो 40 का भी 3 गुना निकालना होगा, यानी 120, जो कि किसमें ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 61 नंबर सवाल। रमा की वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम की वर्तमान उम्र के बराबर है। देखिए रमा का वर्तमान उम्र x मान लिए, 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र के बराबर है। ठीक है, अब देखिए रमा का वर्तमान उम्र 8 वर्ष पूर्व श्याम की उम्र के बराबर है, तो रमा का उम्र हो गया कितना आपका, मान लीजिए कि श्याम के 8 वर्ष पहले का वर्तमान उम्र है ना। देखिए एक चीज इस पे ध्यान देना है, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको लिखने से पहले समझना पड़ेगा कि जो रमा का वर्तमान उम्र है वो 8 वर्ष पहले श्याम की उम्र के बराबर है। तो मान लीजिए कि 8 वर्ष पहले जो श्याम का उम्र था वो मान लीजिए कि x है, तो अभी कितना हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। तो ए को x मान लेते हैं, ए को कितना मान लेते हैं x + 8 मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला कि 6 वर्ष पश्चात श्याम एवं राम की उस उम्र का अनुपात कितना, मतलब 6:5 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान उम्र क्या है, तो 6 साल इसमें भी जोड़ देंगे और 6 साल इसमें भी जोड़ देंगे। अब जो उम्र हो गया कितना हो गया आपका, तो 6:5। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये 6:5 श्याम एवं राम की उम्र का अनुपात है, लेकिन हम जो लिखे हैं वो किसका लिखे हैं, तो हम राम और श्याम का लिखे हैं। तो इसको उलट, रेशियो को उल्टा करके लिखिएगा, मतलब 5 बटा क्या लिख लीजिएगा 6 लिख लीजिएगा। समझ में आया ना। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6x + 36 बराबर
5x प्लस 14 पचे 70 तक जब घटाएंगे तो x बराबर 70 में से क्या करेंगे 36 को घटाएंगे तो x बराबर क्या हो गया 34। आपसे पूछा किसका उम्र है, राम की वर्तमान उम्र। वही बोले थे कि राम का उम्र x मान लिए थे, तब हम बढ़े थे आगे। तो आपसे ये श्याम और राम का दिया हुआ है रेशियो, तो उलट के लिखिएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया 34, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। आइए 62 के पास आइए। ये सवाल बहुत शानदार है, आपको बस इसमें सीरीज देखना है क्या कि जैसे 2√15 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 प्लस √3 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब फिर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। अब माइनस 2√15 और बउआ सभी दिया है रूट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। आई है रूट में तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो आंसर क्या बच जाएगा √5 माइनस √3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकालें। मतलब कि हमारा जो एसपी है वो 36 संतरा है और उसका लॉस जो हो रहा है वो कितना संतरा, तो 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए आप मान लीजिए कि एक संतरा जो है ना 1 रुपया में बेचा होगा, तो 36 रुपया का कमाई हुआ, मतलब कि 36 रुपया का सामान बेचा, 4 रुपया लॉस हो गया, तो जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 36 4 40। अब हमको लॉस परसेंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, लॉस हुआ है 4 का, किस पे 40 पे। अब परसेंट निकालना है तो 100% से, तो कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10%, 4 दहा के 40 और 10 दहा के 100। तो देखिए सवाल में आपको ये समझना पड़ेगा, कभी कभी क्रयमूल्य भी देता है, इसमें तो विक्रयमूल्य दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने हैं, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिला और बउआ सब 30 अंकों से वो फेल हो गया, मतलब कि 40 आप प्लस 30 को और होता तो वो होता 35% के बराबर। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 2, चूंकि 35% का मान 40 30 70, तो 1% का मान 2। और कह रहा है कि परीक्षा का अधिकतम अंक यानी कि 100% का वैल्यू 200 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक ना, आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, किसी भी आदमी का इनकम 100 होगा, एक्सपेंड करेगा 75, तो सेव हो गया कितना उसका 25। इसको आप काट लीजिए, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, 1 हुआ। डेविएशन मेथड इसमें लगाएंगे कैसे, उसकी आय में कितना का वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि, इनकम में 20% बढ़ गया, और कह रहा है कि उसके व्यय में 10% का वृद्धि, तो उसके सेविंग में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, मतलब उसके बचत में। आप 10 को मान लीजिए, उससे कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, कितना के लिए 4 के लिए, निकालना किसका है 1 का, ओवरऑल परसेंट लगा देंगे, तो 40 और 10 कितना हो गया 50%। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ रहा है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो एक बार उसको रिकैप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। सवाल है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के पास होने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसने 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंक से सफल हो गया, मतलब उसको 40 को और नंबर हो जाता ना, तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और पास होने के लिए परसेंट कितना चाहिए 33%, यानी कि 33% का ही तो मान हुआ कितना 165, तो 33% का मान हो गया 165, तो 1% का मान 165/33। इसको काटेंगे तो कटेगा 5 बार में। अब 100% का मान निकालना है, तो 5 में किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा कितना आपका 500, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है ए में है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए 66 नंबर कह रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहीं पे जो सवाल था हम लोगों का संतरा वाला,
उसी तर्ज पे भी बनेगा। कुछ मत करिए, 39 दर्जन आम को बेचा है तो मान लीजिए कि 39 रुपया का आम बेचा है। कितना का? 39 रुपया का। तो 39 दर्जन आम बेचा है ना, तो आप समझिए कि एक दर्जन का मूल्य जो है ना, एक दर्जन का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपया है। तो 39 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 39 रुपया। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। कह रहा है कि 13 दर्जन आम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट जो होगा वो 13 दर्जन, तो मान लीजिए कि 13 रुपया। अब सीपी निकालना है ना, तब प्रॉफिट हुआ है तो घटा दीजिए। 9 में से 3 गया 6, अब 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अब आपसे कह रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आपको लाभ परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 13 रुपया का किस पे? क्रय मूल्य पे, यानी कि 26 पे। परसेंट निकालना है तो 100% से 13 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, आंसर हो गया 50%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1.20 प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि 144 अंडा खरीदता है 1 रुपया के हिसाब से, तो उसका सीपी कितना पड़ा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? तो 144 गुना 1 रुपया, यानी कि 144 रुपया पड़ा। 20 अंडा टूट गया तो 144 को अंडा में से 20 को अंडा खत्म हो गया, बचा 124। अब इसको बेचेंगे हम, तो एसपी हो जाएगा कितना आपका? 124 गुना 1.2 कर दीजिए। तो इसको करेंगे तो 12 चौका 48 का 8 हाथ में कितना हो गया? 4, 12 दूना 24, 4 28 का 8 हाथ में 2, अब 12 2 14, 148.8। इसमें बोलिए कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो 4.8 का। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कॉस्ट प्राइस 144 है और सेलिंग प्राइस 148.8 है, और सीपी रखेंगे बट्टा में और गुना रखेंगे 100%। अब देखिए, ये दशमलव से क्या करेंगे? 2 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो ही लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, 1 जीरो ही हम यहाँ पे लगा पाएंगे, चूंकि दशमलव एक ही अंक के बाद है। तो 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इसको हम काटेंगे 48 से कितना बार में? तो 3 बार में। मेरे पास बचा 10/3% लाभ बचा, जो कि इसमें दिया हुआ है। आपका ध्यान रखना है, यहाँ पे लाभ और हानि दोनों में ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप पहले क्लियर कर लीजिए क्या हुआ है। तो लाभ हुआ है, तो लाभ हो जाएगा 3 सही 1/3%, यानी कि 10/3% का लाभ होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 68 नंबर, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? देखिए, बोला आप लोगों से क्या कि लड़कों की संख्या का 10%, मतलब कि बॉयज का जो लड़का है उसका बॉयज का कितना? 10%। ठीक है, और लड़कियों की संख्या का यानी कि गर्ल्स का क्या हो गया? 1/4 भाग, आपस में हो गया बराबर। देखिए, आप एक डाटा से निकालिएगा उतना ही आंसर आएगा, दोनों डाटा से निकालिएगा आंसर उतना ही आएगा। इस तरह का सवाल बच्चा को मूर्ख बनाने के लिए देता है एग्जामिनर, कि बच्चा ज्यादा समय इस पे बर्बाद करे। तो आपसे रेशियो पूछा है तो एक ही डाटा से डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। अब चलिए एक डाटा से निकालते हैं, फिर दूसरा से भी आपको निकाल के दिखाते हैं। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। 10% का वैल्यू 1/10 और जी और बटा 4, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। 2 से गुना किए कि 2 बॉयज और 5 गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होगा तो इधर 5 है इधर 2। आपसे किसका पूछा है? लड़के और लड़कियों का, तो 5 और 2 ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। आप अगर इस डाटा से निकालिएगा तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 10%, अब बराबर बॉयज का कितना हो जाएगा? 1/25। सेम सॉल्व करिएगा, आंसर दोनों सेम आएगा। तो एग्जाम में घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर इस तरह का लैंग्वेज लेंदी देता है कि बच्चा कंफ्यूज करे। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगा करे तथा भी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद, मतलब 8 महीना के बाद ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है।
यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5.9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। देखिए आपसे पूछा है टाइम, तो प्रॉफिट बराबर यानी कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, कैपिटल इंटू टाइम। अगर टाइम निकालना है तो प्रॉफिट में किससे भाग देंगे, कैपिटल से। अब बुआ सब देखो कि यहाँ पे लाभांश कितना है तो 5:9, इसमें भाग दीजिएगा पूंजी से तो 5:6। अब ये हो गया टाइम, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, क्रॉस गुना कर लीजिए 2:3। ये देखिए ए का है, ये देखिए बी का है, यानी कि 8 मास के बाद ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो ये 8 महीना तक किया है ये व्यापार, तो 8 का वैल्यू 2 के बराबर, हमको चाहिए 3 का, तो 2 से कटेगा 4 बार में, 4 3 कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। आइए 70 नंबर सवाल पे आइए। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। पहले इस बात को समझिए कि 95 सैनिक के लिए 200 दिन का खाना रखा हुआ है, तो टोटल हम अगर बात करें भोजन का तो 95 में 200 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इससे फायदा नंबर 1 कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि 200 से किसी भी नंबर में गुना करना इजी होता है। तो 00 यहाँ हो गया आपका, 10 का 0 हाथ में, 1 18 1 19। 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, मतलब कि 5 दिन तक जो है वो खाना खाया होगा कितना सैनिक, तो 5 दिन तक खाना खाया होगा 95 सैनिक। तो 5 × 25 का 5 और हाथ में कितना हो गया 2। अब 45 और 2 कितना हो गया 47। इसमें से 475 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 9 में से 4 गया 5, 18,525। ये खाद्य सामग्री बचा हुआ है इतना। अब बोला कि ये जो खाद्य सामग्री में से 30 सैनिक जो है दूसरे कैंप में चले गए, यानी कि 5 गुना 95 करने का मतलब कि 5 दिन के बाद गया है, तो 5 दिन तक तो 95 सैनिक खाना खाया होगा, तो वो गुना कर दिए। अब बोला आपसे क्या कि कितने दिन के लिए पर्याप्त है। अब आपको डे निकालना है, तो खाना बचा हुआ है 185 25, और 35 सैनिक चला, 30 सैनिक चला गया, तो सैनिक कितना बच गया, तो 65 गो। 95 में से 30 हम माइनस कर लिए, तो 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 3 7, और 5 बचे 25। 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 13 दूना के 26, और उधर हो गया आपका 11, 13 8 104, और फिर उधर हो जाएगा आपका कितना 13 5 65, यानी कि 285 दिन का खाना अभी भी क्या है, पर्याप्त है। सिर्फ जोड़ घटाव है, बशर्ते है कि आप जितना जल्दी कैलकुलेट करिएगा उतना जल्दी सवाल बनेगा। एक बार हम आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो जो रेस्ट सैनिक है ना, उससे आप भाग दीजिएगा बचे हुए खाना में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन तथा बी अकेला इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य पूरा कितना दिन में समाप्त होगा। टाइम एंड वर्क में 2 टाइप का सवाल पूछता है। अगर कोई काम को छोड़ करके जा रहा है तो 2 टाइप, एक तो व्यक्ति शुरू दौर में काम छोड़ के चला गया और एक लास्ट में। तो ये जो है अकेला काम को कितना 12 दिन में, अब बी अकेला कितना 18 दिन में। दोनों कैल्शियम कितना हो गया 36। ये हो गया 3 क्षमता ए का, 2 क्षमता बी का। अब बोल रहा है कि 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो 36 में ए के 3 दिन का काम जोड़ दीजिए, यानी कि 3 में 3 से गुणा कर दीजिए, तो 36 और 9 कितना हो गया 45। अब ये काम जो है ना दोनों करेगा, यानी 45 में किससे भाग देना है, तो 3 और 2 5 से, तो आंसर हो जाएगा 9 दिन। आप पहले ध्यान से देख लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति शुरू दौर में काम करके जा रहा है तो उसके काम को माइनस कर देंगे, और लास्ट दौर में जा रहा है तो उसके काम को जोड़ देंगे। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 72 नंबर सवाल। ठीक है, और ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया हो
तो हौज कब तक खाली हो जाएगा। देखिए इसको बना रहे हैं बहुत अच्छे तरीका से। देखिए पहला पाइप है, दूसरा पाइप है और तीसरा पाइप है। पहला जो पाइप है वो 3 घंटा में मतलब 180 मिनट हो गया। दूसरा पाइप 3 घंटा 45 मिनट में भर सकता है, तो 3 घंटा का मतलब 180 मिनट प्लस 45 यानी 225 मिनट। और तीसरा पाइप जो है वो 1 घंटा में खाली कर सकता है, मतलब कि 60। पहले इस तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, जिससे पता चल जाएगा इसका क्षमता। अब 180, 225 और 60 का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 60 से इसको चेक कर लीजिए 3 बार में, ये 225 1 बार में। अब 3 से काटेंगे 1, 7 और 5, यानी कि आपका हो गया 180 गुना 75। 180 गुना 75, यहाँ हो गया आपका कितना, 75। और फिर यहाँ से अगर हम करेंगे तो आपका कट जाएगा 7 तिया 21, 3, यानी कि 60 हो जाएगा आपका। और यहाँ हो जाएगा आपका 75 गुना 3 यानी कि 225 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिर्फ एलसीएम का खेल है। आपको करना क्या है कि पहले बोला आपसे क्या कि 1 बजे हम शुरू कर रहे हैं पहला पाइप, तो 75 काम हो गया। अब फिर 2 बजे शुरू कर रहे हैं कौन सा, दूसरा पाइप, तो 2 बजे शुरू करेंगे तो 75 और 60, 7 6 13, 135 काम हो गया। अब जो है काम हुआ 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 3 10 11 के 1 हाथ में 1, आए के कितना हो गया 2, 210 काम हो चुका है। अब जब तीनों पाइप को खोलेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, ये 75 और प्लस 60, अब माइनस हो जाएगा 225। तो देखिए 100 यहाँ पे देखिएगा तो 135 में से 225 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में से 5 का 0, 12 में से 3 गया 9, यानी हो गया आपका कितना, 90 खाली करेगा। अब ये 90 जो खाली करेगा तो 210 काम को ही खाली करवाना है, तो 90 से भाग दे देंगे, इसको काट दीजिए, 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, यानी कि 7/3 का मतलब हो गया 2 सही 1/3। 1/3 का मतलब हो गया आपका 20 मिनट, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट इसको लगेगा। तो जो लास्ट वाला जो पाइप है ना वो कितना बजे खोला जाता है, तो 3 बजे खोला गया। तो हौज कब तक खाली हो जाएगा, तो देखिए 1 घंटा चला है कौन सा पाइप, पहला पाइप, और 2 घंटा चला है दोनों पाइप, और तीसरे पाइप की जब बारी आएगी तो वो पानी भरेगा नहीं, पानी को खाली करेगा। तो 3 बजे के बाद 2 घंटा 20 मिनट जोड़ लीजिए, तो 3 और 2 5 घंटा 20 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तीनों का क्षमता हो जाएगा। पहले 1 घंटा काम कराएंगे पहले पाइप से, फिर दोनों पाइप को 1 घंटा काम कराएंगे, उसके बाद तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टंकी भरेगा नहीं, टंकी खाली होगा। तो जो टंकी पहले से भरा है वही टंकी क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हेलो, आके से 10 मिनट थर्ड क्लास। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि 3 किलोमीटर की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से, और 4 किलोमीटर की चाल से चले तो 5 मिनट पहले से। यानी कि स्पीड पे ध्यान दीजिए सब लोग कि स्पीड जो है इसका है पहले 3, फिर हो गया 4। तो टाइम जो होता है अगर डिस्टेंस आपका सेम हो, डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस आपका सेम हो,
तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि जब इसको उलट देंगे तो टाइम हो जाएगा 4:3। तो पहले 5 मिनट देरी से पहुंचता था, अब 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो टाइम अंतर कितना का, 10 का। यानी यही 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। आपसे कह रहा है क्या कि तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। देखिए स्पीड यहाँ पे फिक्स है 3, यहाँ पे फिक्स है 4। अगर ये टाइम निकालिएगा तो इस स्पीड से गुना करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहले टाइम निकाल लीजिए, तो 1 का वैल्यू 10, तो 4 का नहीं 3 का निकाल लीजिए। 3 का वैल्यू कितना हो गया, 30, यानी आधा घंटा। तो स्पीड जब आधा घंटा टाइम लेगा तो स्पीड रहेगा 4, तो 4 में गुना कर लीजिए 30/60, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। क्योंकि ये आपका 4 किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, तो मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, घंटा में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा तो उसके अपेक्षा उसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को पार करेगा तो वो खुद की लंबाई साथ ही साथ उस प्लेटफॉर्म की और ब्रिज की लंबाई को भी पार करेगा। अगर 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन पार कर रहा है तो साथ में साथ प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन का लंबाई, और 40 सेकंड में, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस में। अगर हम भाग देते हैं टाइम से तो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बटा टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको पार कर रहा है 30 सेकंड में, तो व्यक्ति की लंबाई को पार करने में ट्रेन खुद के लंबाई को पार करेगा। बटा कितना हो गया, 30, दोनों स्पीड हो गया आपस में बराबर। इसको यहाँ पे काट लेंगे तो गुना करेंगे तो 330 + 3t अब बराबर 40। जब इसको माइनस करेंगे तो ट्रेन का लंबाई हो जाएगा 330, क्योंकि 40 में से 3t को माइनस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल देखिए, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा की तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु पर आने में 1 घंटा लगता है, तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए सबसे पहले समझ रहा है कि आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि धारा का चाल और उस व्यक्ति का जो स्पीड है दोनों आपस में जोड़ा जाएगा। तो मान लीजिए कि डिस्टेंस आपका डी हो गया, और शांत जल में तैराक की चाल 5 है और धारा का वेग 1 है, यानी कि 5 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस को गया तो 5 + 1 6। कह रहा है आप लोगों से क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और फिर वापस आने में 1 घंटा। फिर डिस्टेंस में भाग देंगे 5 में 1 से माइनस करके, क्यों, क्योंकि एक बार गया है तो फिर वापस आएगा, तो अब उसका स्पीड घटेगा। अब दोनों को जोड़ करके यहाँ पे दिया हुआ 1 घंटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और 4 कैल्शियम हो गया 12, 6 दूनी के 12 यानी कि 2d, अब प्लस 4 किया 12 मतलब 3d बराबर हो गया कितना आपका 1। अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो 5d बराबर क्या हो गया 12, तो d बराबर हो जाएगा 5 दूनी के 10 अब 5 चौका 20, यानी कि 2.4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ठीक है, अब 75 नंबर सवाल हो चुका। अब आइए 76 नंबर सवाल में। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा सवाल परसेंटेज में भी पूछेगा, यानी कि परसेंट में वैल्यू पूछेगा और लीटर में भी पूछ सकता है। तो परसेंट में पूछा है तो 100 मान के चलिए, कितना मान के चलिए 100 मान के। और जब 100 मानिएगा तो क्या मानिएगा, ये आपका मिल्क है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो इनिशियल वैल्यू मानते हैं वही फाइनल वैल्यू होता है। यहाँ दूध पूछा है तो हम दूध मान लिए, अगर आपसे पानी पूछता तो फिर भी हम 100% मिल्क लेके चलते,
और जो रिजल्ट आता है उसमें 100 को माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ दूध पूछा है, संजोग आपका सही है, तो इसमें घबराना नहीं है। 20% दूध निकाल दिए, मतलब 20 लीटर दूध निकाल दिए, बचा कितना 80, अब बटा फिर 100, अब फिर 80 बटा फिर 100। ऐसा प्रक्रिया कितना बार? 3 बार की जाती है। तो फिर 80 बटा कितना हो गया 100, काटेंगे तो 5 4 4 5 4 5 5 पचे 25 चौका 100, 4 चौका 16 16 और आपका कितना हो जाएगा 256 बटा 5, 5 पचे 25 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 और 5 दूनी के 10, यानी कि 51.2। अगर 100 लीटर में 51.2 लीटर बचा है, यानी कि आंसर हो गया 51.2%। बहुत इजी क्वेश्चन था, बशर्ते आपको सिर्फ समझना है अच्छे से। आइए अगले सवाल की तरफ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000। सुनिए 2900, यहाँ ध्यान देना है कि 2900 से अगर वो 3000 हुआ है, यानी कि उसको ब्याज कितना मिला 100 रुपया। 100 रुपया उसको मिला सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिला 100। और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना साल का है? तो 2 साल का, क्योंकि ये 8 साल का है और ये 10 साल का है। अब ध्यान रखना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट में जब भी रेट निकालना है तो फॉर्मूला को छोड़िए, आपको हम बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट टेक्निक सीखिए। रेट परसेंट के लिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऊपर रखिए, बटा में मूलधन गुना 100%। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है तो 1 साल का कितना हो गया 50। अच्छा 8 साल का दिया हुआ है अमाउंट, तब प्रिंसिपल के लिए हम 2900 में से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा लेते हैं। तो 1 साल में 50 रुपया, तो 8 साल में 50 गुना 8 यानी कि 400। तो 2900 में से 400 गया तो कितना हो गया 2500। 1 साल का ब्याज हुआ 50 और प्रिंसिपल हो गया 2500 गुना 100%। तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 25 दूनी के 50 यानी कि 2%। ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च 5 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा? जब आप किसी दीवार को देखिएगा तो उसमें लंबाई चौड़ा नहीं होता है, उसमें होता है क्या चौड़ाई ऊंचाई लंबाई ऊंचाई। क्योंकि जब कमरा का दीवार देखिएगा तो फर्श और ऊपर नीचे का दोनों फर्श आप नहीं रंग सकते हैं, सिर्फ दीवार को पोतना है। तो आपको चारों दीवारों की अगर निकालना है क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो 2 × BH प्लस LH। और देखो मेरे भाई 2 × B मतलब चौड़ाई, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 3, और L मतलब लंबाई है 5 और ऊंचाई है 3। तो 2 × 12 और 15 कितना हो गया 27, यानी कि 27 दूना 54 मीटर स्क्वायर आपको पुताई करना है। और इसके लिए पर मीटर स्क्वायर कितना है 5 रुपया खर्च है। तो टोटल जो खर्च आएगा, टोटल जो खर्च आएगा वो आएगा आपका 5 गुना 54, 5 का 20 का 0 हाथ में 2, आप 5 पचे 25 2 27, 270 आंसर होगा आपका। गुना जितना जल्दी करिएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि कभी भी दीवार का आपसे पूछेगा तो हड़बड़ा के गड़बड़ाइएगा नहीं, सिर्फ दीवार का ही क्षेत्रफल निकालिएगा। आइए 79 नंबर। एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 तथा इसका क्षेत्रफल 168, तो इसकी आयत की लंबाई कितनी होगी? एक आयत का पहले विकर्ण बनाते हैं। आयत पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहां से ट्रिपलेट आप सोच सकते हैं, क्योंकि 25 है तो एगो होता है 7, एगो होता है 24, एगो 7 एगो होता है 24। एरिया निकालिएगा इसका, तो एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई है 7, लंबाई है आपका 24 और चौड़ाई है कितना 7, और यहां से 168 बोलिए बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक बात हमेशा याद रखिए, कह रहा है कि इसकी लंबाई ऑप्शन में 7 और 24 दोनों दिया है। तो जब भी आयत का लंबाई पूछेगा तो लेंथ हमेशा बड़ा होता है, लेंथ हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, किससे? चौड़ाई से, यानी ब्रेथ से। तो आपका आंसर हो जाएगा 24। ये नहीं कि गलती से 7 आंसर कर नहीं दीजिएगा, आंसर होगा आपका 24, ठीक है ना। आइए 80 नंबर सवाल की तरफ आइए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा
प्रत्येक भुजा डैश सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए इसका भुजा तो इसमें नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू एच, √3/2 इंटू भुजा, ये होता है इसका ऊंचाई। आपसे पूछा है क्या, इसके प्रत्येक भुजा कितनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें सर थोड़ा देखिएगा डाटा गायब है क्या, इसका ये वाला सवाल में यहाँ भुजा नहीं दिया हुआ है। अच्छा ये सवाल देख रहे हैं, इसमें भुजा आपका गायब है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला √3 है ना, ठीक है। इसका भुजा कितना है, √3 है, तो आप यहाँ से इसको निकाल लीजिएगा। आपसे पूछा है इसका ऊंचाई, तो कुछ नहीं करना है, √3/2 और भुजा हो गया √3, √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 में से 2 नहीं, √3 नहीं दिया होगा, इसकी ऊंचाई ना पूछा है आपसे, तो 1.5, √3 नहीं होगा, दूसरा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं, तो फिर हम लोग आ जाएंगे इस सवाल पे। 2√3 है ना, हाँ, तो 2√3 है तब ठीक है, यहाँ पे रख देंगे √3 और बटा 2 इंटू 2√3, तो 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 कितना होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए लंबवृत्तीय बेलन के बारे में थोड़ा बात बताते हैं सबको। ऊंचाई कितना दिया है 14, एज का मान दिया है 14, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करिएगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और वो दिया है कितना 88, तो 2 इंटू 22/7 गुना r, एच का मान 14 बराबर 88, 22 दूना के 44 दूना के 88, 7 दूनी के 14, r बराबर क्या होगा 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। आइए 82 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। x² + 1/x² का मान 102 है, तो माइनस में निकालना है। देखिए x² + 1/x² बराबर अगर 102 है तो इसमें भी -2 कर दीजिए, इसमें भी -2 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर से चाहेंगे रूट, तो आंसर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ, छोटा छोटा सवाल है। x का मान क्या होगा जिससे व्यंजक 8x + 12 और 14x - 6 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब 8x + 12 बराबर 14x - 6, इसको हम इधर भेजेंगे तो 6x हो जाएगा, अब 12 6 18 हो जाएगा, तो x बराबर 6 दिया 18, ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ में आ रहा है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 84 नंबर सवाल। देखिए ऐसे सवाल को बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, थीटा का मान पुट करिए। आपसे क्वेश्चन में कहीं इफ नहीं ना लिखा है, तो थीटा का मान पुट करिए। थीटा पुट कर लीजिए 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो 2 + tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1 और sec 45 का मान √2 और cosec 45 का मान √2, तो 4/2 बराबर क्या हो गया 2। अब ऑप्शन में रखिए 45, तो sec 45, sec थीटा का मान रख लिए 45, तो हो गया √2 और cosec का भी रख लिए √2, यानी आंसर हो गया 2। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, आंसर यही हो जाएगा, बाकी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। अब जैसे tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, और cos 45 का मान देखिएगा तो 1/√2 होता है, और sin 45 का मान 1/√2, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट थीटा पुट करके बना लीजिएगा। ठीक, आइए लास्ट सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत तरीका है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन आपको 2 साल के लिए हम सबसे सिंपल तरीका बता देते हैं कि 2 ईयर का आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटा के पूछा जाए तो प्रिंसिपल को 100 मानिएगा, तो ये हो जाएगा रेट का स्क्वायर बटा 100, 2 साल का अंतर। कितना साल का, तो 2 साल का। तो प्रिंसिपल को मान लीजिए 100 और 2 साल के CI और SI का अंतर जो हो जाएगा r² बटा 100। तो r² बटा 100 यानी कि रेट का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर बटा 100 कितना हो गया 0.25, यह हो गया कितना 0.25।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, 1000 की धनराशि है, यहाँ धनराशि कितना 100 है, भाग देंगे तो 1 का मान निकलेगा, गुना कर देंगे 0.25 से, तो दशमलव से 2 जीरो गायब, 1 जीरो से 1 जीरो गायब, 25/10 बराबर 2.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई चीज नहीं है। 3 साल का आएगा तो उसका भी आपको टेक्निक सिखा देंगे, बहुत ही शानदार तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को इजी तरीका से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सेट हम लोगों का 85, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 35 है, लेकिन सेट में आपको 85 नंबर पे सवाल मिलेगा। तो ये सेट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। ठीक है, आप लोग ऐसी वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करके देखिएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।